वेलकम टू माय चैनल आसिक एजुकेशन। आपका स्वागत है। तो मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लिए लाया हूं पर्यावरण की सीरीज, जिसमें हम पेडागोजी पढ़ रहे थे। पर्यावरण की पेडागोजी, पर्यावरण वो जो सीटेट के लिए, जहां पर आज हम पढ़ेंगे कि सीटेट की जो पेडागोजी उसमें इससे पहले हम आपके लिए दो वीडियो लेके आए हैं। इसको आपने देखा होगा तो आप भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसी तरह से अगली सीरीज इसको भी लेते आगे रहे और इसको हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों से जुड़ी अवधारणाओं एवं मुद्दों को पढ़ाया जाता है। देखिए, हम जानते हैं कि पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं। पर्यावरण यानी कि बात करें तो हमारा विज्ञान भी आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान भी। पर्यावरण तो हमारा है ही, तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारा जो राइट ऑप्शन है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हमारा सभी कहलाते हैं। क्लियर। चलिए इसकी बात करें, जैसे हम जानते हैं पर्यावरण में सारे मुद्दे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय निम्नलिखित विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम जब भी हम प्राथमिक यानी कि छोटी कक्षाओं में पर्यावरण क्या, कोई वस्तु कोई विषय पढ़ाते हैं। यहाँ पर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण पढ़ा है तो पर्यावरण की बात करेंगे। जब उसको वस्तु करें तो पढ़ाते हैं पर्यावरण को, तो उसमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण को एकत्रित करने के, जोड़ने के तरीके हैं। यह पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करें। यह शिक्षार्थियों को ज्यादा प्रश्न पूछने का मौका न दे। यह रट कर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करते हैं। देखिए, यहाँ पर यहाँ पर पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु का निर्धारण करते समय निम्नलिखित विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब भी हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या विशेषता रखनी चाहिए, ज्यादातर कि बच्चे हमेशा एक्टिव रहें। कोई भी चीज पढ़ाएं तो हमेशा वो एक्टिव रहे किसी चीज पढ़ाने के लिए। जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आप उससे संबंधित कुछ ना कुछ हमसे पूछते रहेंगे, क्योंकि वो एक्टिव, हमने उन्हें पहले एक्टिव कर लिया है सब जो जो पढ़ा रहे हैं वो समझने के लिए। क्लियर। तो कह सकते हैं, तो हमारे जो ज्यादा ज्यादा पूछने के लिए बात करेंगे तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पूछेंगे तभी तो उनका मन होगा पढ़ने का। क्लियर। तो हमेशा यही बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई पढ़ाएं तो बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहें उसी संबंधित। क्लियर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस में से कौन सा असत्य है। देखिए, यहाँ पर असत्य पूछ रहा है कि कौन सी विषय वस्तु नहीं करनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय। देखिए, यह पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा शिक्षार्थी को परिवार, समुदाय एवं अन्य माध्यमों से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दें। यह परिभाषा और शब्दावली अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करे। यह शिक्षार्थियों को भय व पूर्वाग्रह से मुक्त करे। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा असत्य है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में से निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह परिभाषाओं, शब्दावली और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करे। ये अब ये बिल्कुल हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल बी हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड जो बी है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीएफ 2005। देखिए, आपने एनसीएफ के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे जो टॉपिक बनाएंगे वो इसी संबंधित बनाएंगे। क्लियर। चलिए उसको आप देख लीजिएगा। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितनी थीम में बांटा। यहाँ थीम को बात कर रहे हैं। देखिए, एनसीएफ जो है, एनसीएफ ने कितनी थीम में बांटा है पर्यावरण अध्ययन को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन से हैं, ये 6 है। भोजन है, इस तरह से बहुत से थीमें आ जाएंगी जिसके बारे में हम आगे, भोजन, वायु वगैरह ये सब आ जाएंगी, उसको हम अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे कौन सी थीमें है। ये फिलहाल तो आप ये याद रखिएगा कौन सी कितनी थीमें है को। तो हम कह सकते हैं हमारी थीमें जो है हमारी 6 है। क्लियर। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को विभिन्न थीम में बांटा है। देखिए, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी थीम है। यहाँ पर थीमें पूछ ली,
पहले पूछा गया कितनी थीमें थी, तो हमने कह दिया कि 6 थी। अब यहाँ पर पूछ रहा है इसमें से कौन ऐतिहासिक इमारतों में डिजाइन वस्तुओं के आधार पर, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, उनमें एक थीम में ऐतिहासिक इमारतों में डिजाइन और धातुओं के प्रयोग आदि वस्तु पर चर्चा की है, यह किस थीम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि किस थीम के अंतर्गत आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी यात्रा के अंतर्गत आता है, क्योंकि यात्रा के समय ही हम क्या करेंगे, ऐतिहासिक इमारतों को की डिजाइन धातुओं के प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब किस में आता है, ये हमारी यात्रा के अंतर्गत आता है। क्लियर, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो हमारा यात्रा कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है, जिससे उनका अधिगम सक्रिय एवं सार्थक होता है। देखिए यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर यदि कोई शिक्षार्थी है, जब तक वो सक्रिय नहीं होगा, सक्रिय कब होगा, यदि सक्रिय होगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है। जब पूरी तरह से वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मोटिवेट हो जाएगा, सीखने में अभिप्रेरित हो जाएगा, तभी तो वो कोई क्रिया करेगा। क्लियर है, यहाँ पर क्रिया करने की बात आ रही है। यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होगी, कब सीखेगा पूरे अनुभव तरीके से, जब वो अधिगम सार्थक होगा। कब, क्रियाशील का सिद्धांत होता है, ये उसमें क्रियाएं करेगा तभी तो सीखेगा वो। यानी प्रेरणा कब होता है, तब वो सीखता है। प्रेरणा के लिए क्या कह रहा है, पहले प्रेरणा की तब उसमें हाथ डालता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर शिक्षार्थी यहाँ पर सिखा रहा है, पहले से ही सिखा रहा है, तब यहाँ पे क्या हुआ, ये सक्रिय तो हो गया, पहले ही सक्रिय हो गया। सार्थक भी है, सार्थक होता है, अधिगम करने या सीखने में सक्रिय है, सार्थक भी है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कब होगा ये क्रियाशील का सिद्धांत यहाँ पहले ही हो सका है। जो क्रिया यानी उसमें क्रिया करने लगा है, वो कब होगा ये सिद्धांत, जब ये अनुभव की प्राप्ति हुई। कब होगी, जब क्रियाशील का सिद्धांत तो इसमें लग रहा है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक सचिन दास अधिगम को सार्थक बनाने हेतु भिन्न भिन्न पद्धतियों, क्रियाकलापों और विभिन्न शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है। ऐसा करके यह किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि क्लास में हर व्यक्ति अलग अलग व्यक्तित्व का प्रकार यानी अलग अलग टाइप का होता है। यानी किसी में कम बुद्धि लब्धि होती है, किसी में अधिक बुद्धि लब्धि होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हर व्यक्ति एक, जैसे हम आपको कुछ समझा रहे हैं तो आप में से कुछ तो समझ रहे होंगे, कुछ नहीं समझ रहे होंगे। क्लियर, तो आप जैसे मैं आपको समझाऊं कोई बात तो आप तो समझ जाएंगे, कुछ है कुछ नहीं समझाए, तो उनको समझाने के लिए हम दूसरी पद्धति अपनाएंगे। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, यही इसलिए पूछा है क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों की भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी व्यक्ति यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो इसलिए उनको समझाने के लिए अलग अलग सामग्री को प्रयोग कर रहा है। कोई ऐसी मौखिक भाषा समझ जाता है, कोई मूर्त चीजों का प्रयोग करके समझता है, कोई सामग्रियों का देखकर, इसी तरह से कोई प्रोजेक्टर देखकर समझता है। तो इसी तरह यहाँ पर कह सकता है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यक्ति बैठे हुए हैं, इसलिए। और राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि अधिगम को प्रभावी और सफल बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित शिक्षण सूत्र में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर नहीं पूछा। देखिए हम कह सकते हैं शिक्षण सूत्र हमने पढ़े हैं कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ भी होता है, और सरल से जटिल की होता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ भी होता है, पूर्ण से अंश की तरफ तो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रभावी, सरल बनाने की, सफल बनाने की, प्रभावी बनाने की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन है इसका। हमें इस पद्धति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। कब, ये जब प्रभावी तरीके से हम किसी पर प्रभावी, यानी कि मतलब प्रभावी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को पढ़ाएंगे तो यानी पूरी तरह वो कन्विंस हो जाए हमारे टीचिंग स्किल पर। इसलिए तो वही है, तो हमें इस तरह के जो पूर्ण अंश से पूर्ण की ओर है, ये हमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा
कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका पुहुमी मेहता ग्रहों और उपग्रहों के विषय पढ़ाने से पहले शिक्षार्थियों को तारों और सूर्य चंद्रमा के विषय में पढ़ाती है। यह किस सूत्र का प्रयोग कर रही है? तो कि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले ही वो ये जब ग्रह और उपग्रह की बात कर रही है, इस विषय को पढ़ाने से पहले किसके बारे में बात करेगी? किसको पढ़ाएगी? वो तारों को पढ़ाएगी, चंद्रमा को पढ़ाएगी और सूर्य को पढ़ाएगी। इनको पढ़ाने के लिए क्या कर रही है? शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रही है। तो कौन सा, यानी कि ये पहले ही बता चुके हैं उनके बारे में, तब उसको पढ़ाने उसके बारे में जो पहले ही बता चुके हैं तब वो उपग्रह और ग्रहों के बारे में बात करेगी। क्लियर? तो ये कह सकते हैं कि हमारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चल रहे हैं। यानी कि पहले उन्हें उसमें प्रत्यक्ष कराया, यानी दिखाई चीजें, तब उसके बाद उसके बारे में उसको ज्ञान कराया। तो यही हमारा क्या हो गया? प्रत्यक्ष। यानी कि पहले प्रत्यक्ष, यानी कि उसको चित्र वगैरह दिखाए, उनको पढ़ाए, समझाए ये होते क्या है, उसके बाद उनके बारे में पढ़ाया, विस्तार से पढ़ाया। किसको? ग्रहों के बारे में बताया कि ये होते हैं ग्रह, इन्हें कहते हैं ग्रह। तारे तो उन्होंने बता दिए, सूर्य बता दिए, लेकिन इनको नाम इनको बताया नहीं कि ये ग्रह कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं। ये उसके बाद बताया कब? जब उन्होंने तारों और सूर्य चंद्रमा से परिचित करा दिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण के शिक्षक ने शिक्षार्थी को जरायुज अंडज जानवरों के बीच समानता और असमानता लिखने को कहा। यह किस प्रकार का प्रत्यक्ष? देखिए यहां पर बात करें, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि मूल्यांकन का है। यहां पर देखिए बात करते हैं, पर्यावरण शिक्षक ने शिक्षार्थी को जरायुज और अंडज जानवरों के बीच समानता और असमानता लिखने को कहा है। समानता और असमानता लिखने को कहा है। यहाँ पर देखिए बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समानता दर्शाने से पहले यहाँ पर इनको क्या कर रहा है? मूल्यांकन कर रहा है, इनका कर रहा है कि ये किस तरह की, ये मतलब ये जरायुज, ये अंडज हैं या पर ऐसे ही पैदा हुए हैं, इनके बीच समानता ही दर्शाता है। यानी कि इनके बीच कोई मूल्यांकन तुलना कर रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है कि इसमें कितना किस्म अंतर है, या फिर ये इसमें नंबर से दर्शाता है इसको, या फिर इसमें दो, यानी इसमें जो मूल्यांकन वाला यहाँ से मतलब ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन से मतलब यहाँ पर यह है कि जरायु जो है अंडे से उत्पन्न हो रहा है, और अंडा जो है हमारा उससे उत्पन्न हो रहा है, अंडे से उत्पन्न हो रहा है, जरायु जो है ऐसे ही बच्चे पैदा कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसमें मूल्यांकन कुछ ना कुछ मूल्यांकन हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो मूल्यांकन वाला है। किस प्रकार का प्रश्न? यहाँ पर मूल्यांकन वाला है, क्योंकि अंतर बता रहा है, यहाँ पर मूल्यांकन संबंधित हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब एनसीआर 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है? देखिए यहाँ पर फिर से आ गया, जो यहाँ पर क्या कहलाता है कि यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी विषय वस्तु नहीं है, जो थीमों के बारे में बात कर रहा है। थीम जो हमने पहले पढ़ चुकी, कुल थीमें कितनी होती हैं? 6 होती हैं। उन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन सी नहीं है। देखिए यहाँ पर भोजन भी है, परिवार और मित्र भी है, आवास भी है, और बाकी के और ऊपर और हम आगे पढ़ेंगे जो कितनी होती है। इसमें से सौर मंडल नहीं होगा, इसमें से हमारा सौर मंडल नहीं है। जो एनसीआर 2005 के अनुसार जो विषय वस्तु यानी थीम की बात करें तो थीम हमारी इसमें से कौन सी नहीं है? जो सौर मंडल नहीं है। भोजन भी है, परिवार और मित्र भी है, और आवास भी है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे थीम तो है, वस्तु के हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सौर मंडल कहलाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थियों में योजना बनाने, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थियों में योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और उनका मूल्यांकन करने आदि कौशल विकसित होता है? देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई तैयार करेगा तभी तो उसमें क्या करेगा? योजना बनाएगा, उसमें योजना किससे संबंधित क्रियाएं करेगा और उसका मूल्यांकन भी करेगा, और मूल्यांकन भी करेगा। ये सारे उसमें विकसित कब होंगे? जब कोई प्रोजेक्ट वो तैयार करता है। तो कह सकते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज तैयार करते हैं तो उसके सबसे पहले योजना बनाते हैं, उसके अनुसार हम क्रिया करते हैं, और उसमें मूल्यांकन भी करते हैं कि ये किस हद तक यहाँ पर सही हो जाएगा। ये होता है हमारा मूल्यांकन इस तरह से। क्लियर? तो हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहलाता है? कक्षा 5 का पर्यावरण। कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक नवीन कौशिक
अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक असमानताओं और सामाजिक कुरीतियों, प्रदूषण आदि के विषय को पढ़ाना चाहता है। निम्न में से किस विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी? यहाँ पर बात कर रहा है कौन सी विधि, यहाँ पर किस किस को पढ़ा रहा है? यहाँ पर पढ़ा रहा है जो असमानता है समाज में, और क्या कुरीतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, और प्रदूषण भी है। यहाँ पर और सारी बात करते हैं, यहाँ पर ये पढ़ाना चाहते हैं। ये पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी, यहाँ पर ये पूछा है, तो हम कह सकते हैं इसकी उपयुक्त विधि सबसे क्या होगी? सहयोगात्मक अध्ययन की विधि। यहाँ पर सहयोगात्मक अध्ययन की विधि होगी, क्योंकि यहाँ पर सहयोग के माध्यम से ही कोई चीज पढ़ा सकती है, क्योंकि वो प्रदूषण के बारे में कोई किसी चीज को प्रदूषित समझता है, कोई नहीं समझता है, कोई इसमें असमानता समझता है, बहुत सारी कुरीतियां भी हमारे समाज में, तो इनको समझने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। क्लियर? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए भ्रमण विधि की विशेषता बताइए। देखिए यहाँ पर भ्रमण में मतलब होता है घूमने फिरने से। जब कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है या कोई चीज के बारे में बताना चाहता है, यानी बताना चाहता है, तो उसको क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव कराएगा, यानी कि भ्रमण करा के प्रत्यक्ष अनुभव कराया जा सकता है भ्रमण करके। तो भ्रमण की बात करें यानी घूमने फिरने से, क्षेत्र में घूमना फिरने से, यानी कि जैसे हम ताजमहल के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम ताजमहल के बारे में जानने के लिए हम वहां पर जाएंगे, वहां ताजमहल ही जाएंगे, आगरा जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, वो हो जाता है हमारा भ्रमण। वहां से एक ही जानकारी की चर्चा करेगी। तो ये इसका राइट ऑप्शन हम कह सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन हमारे दो भी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ये दो ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ता है। क्लियर है? ये तो सही है। और ये विधि शिक्षार्थियों को प्रकृति से आकर्षित करने की, ये दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जो कि हमारे ऑप्शन सी में मिलते हैं। क्लियर? तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए प्रश्नोत्तर विधि यानी कि जब भी हम कुछ चीज कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि बच्चों से जितना अधिक पूछेंगे बच्चे उतना अधिक मोटिवेट होते हैं, यानी उनको उत्साहित होते हैं वो किसमें? जब भी प्रश्नोत्तर विधि यानी प्रश्नोत्तर कुछ से कुछ पूछ लेते हैं, तो उनके क्या है कि उनमें जो डर रहता है वो कहीं ना कहीं शुरुआत में तो लगता है उन्हें डर, लेकिन बाद में उनका डर निकल जाता है। क्लियर? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, जो कि यानी कि ये है शिक्षार्थी को अपने विचार प्रकट करने का ऑप्शन प्रदान करते हैं। देखिए जब भी हम कोई प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, तो वो भी उत्तर देंगे, और उससे पूछेंगे ऐसा क्यों, तो वो अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने तरीके से बताते हैं कि ये इस तरह से, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो अपने विचार प्रकट कर रहा है। यही सबसे बेस्ट तरीका है जो बच्चों को घुल मिलने का शिक्षक में। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी विषयों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है? देखिए यहाँ पर बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि पहले नियम बताता है, उसके बाद कोई सॉल्व करता है, कोई समस्या को सॉल्व करता है। जैसे कि हम मैथ में पढ़ें तो हम पहले क्या है उसका सूत्र बता देंगे, और उसी के बाद अलजेब्रा की बात करें पहले उसका सूत्र बता देंगे, उसके बाद हम कोई सवाल हल करेंगे। तो कह सकते हैं कि ये निगमन यानी कि ये रटने की विधि है। सबसे पहले रटने की मतलब क्या है? सबसे पहले सूत्र बताएंगे, तो पहले सूत्र वो याद करेगा, तभी तो कोई क्वेश्चन को हल कर सकता है। क्लियर? तो जब वो सूत्र याद नहीं करेगा तो वो कैसे याद करेगा? यानी कि सूत्र याद नहीं आएगा तो वो उसको क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर सकती, यानी कि उसे सूत्र पे रटना पड़ेगा। तो रटाना हमें नहीं है बच्चों को, इसलिए हम कह सकते हैं हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि निगमन है। रटने संबंधित आ जाए तो ये नेगेटिव पॉइंट है, तो हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ही देख सकते हैं। अब अधिन्यास, आगमन और खोज विधि ये सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए नेगेटिव क्या हो जाएगा? हमारा रटने संबंधित हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रयोग करने के लिए तैयार करना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है। यह कथन किसका है? यहाँ पर कथन पूछा है, ये किसका है? तो कह सकते हैं कि इसका कथन जो हमारा एलिस क्रो को जाता है, इसका श्रेय। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज के इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो सीरीज है यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो भी वीडियो बनाए उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर? चलिए इसी तरह हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह आगे वीडियो इस तरह आपके साथ लेते रहेंगे। अलग से जो सीरीज चल रही है हमारी वो भी चल रही है, भूगोल की भी चल रही है, मैथ भी हमारे 10 बजे शुरू होता है और डेली लाइव चलता है मैथ। और यहाँ पर सीटेट के लिए जो सारे क्वेश्चन जो भी बनते हैं सीटेट संबंधित
वो सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हैं, जो आगे भी तो ज़्यादा छोटे ही वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो इसी तरह बने रहें। थैंक यू।